हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो थंबनेल और टाइटल से को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम यूपी बोर्ड के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इसमें से ही आएगा। मैं कई क्लासेस लेकर आऊँगा इस पे, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, थर्ड बुक पे। ठीक है, तो इस सभी लेक्चर को पूरा देखिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको आइडिया मिल सके किस तरह के एमसीक्यूज हर साल आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम लागू होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कूलाम का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी है माध्यम में, ऑप्शन नंबर सी है बिंदु आवेशों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो हम क्या जानते हैं कि दो अगर कूलाम का नियम क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 होते हैं। ठीक है, ये दोनों किसी मीडियम में रखे होते हैं। जब मीडियम एयर होता है तो के का मान जो होता है, परावर्तन के का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि निर्वात में भी होता है, अब वायु के लिए भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। दूसरा क्या है, माध्यम में। जब इन दोनों के बीच कोई माध्यम होता है तो के का मान कुछ हमको के डैश करके गिवन होता है। ठीक है, यानी कि माध्यम में भी कूलाम का नियम लगता है। तीसरा क्या है, बिंदु आवेशों के लिए। और जो Q1 और Q2 क्या होते हैं, ये पॉइंट चार्ज ही तो होते हैं, यानी कि बिंदु आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों एप्लीकेबल है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए ये नियम लगता है। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एसआई पद्धति में आवेश की, एक सेकेंड, एसआई पद्धति में आवेश की इकाई क्या है। ठीक है, आवेश यानी क्यू का यूनिट पूछा है, तो क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है। विद्युत क्षेत्र यानी ई की यूनिट पूछा है। ई का यूनिट क्या होता है, पहले ई का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि बल अपॉन में आवेश। ठीक है, तो बल का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन में, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, यानी कि न्यूटन पर कूलॉम। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमको जो गिवन है यहाँ पर, जो अगला जो क्वेश्चन है, बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती, प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेटों की दूरी पर, माध्यम पर या आवेश पर, इन चारों में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हम क्या जानते हैं, जो सी का फॉर्मूला, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सी है, यानी कि के यानी कि माध्यम के परावर्तांक पर निर्भर कर रहा है। जो सी है वो ए यानी कि प्लेटों की एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो सी है वो डी यानी कि दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेटों पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ई दूरी पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन सी यानी कि की वैल्यू यानी कि परावर्तांक यानी कि उनके मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस पे निर्भर नहीं करता, यानी कि डी, यानी कि आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो यानी कि इस तरह से क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो हम क्या जानते हैं, क्यू इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन होता है, माइनस रहेगा। तो आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्यू पर इतना आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव यानी कि वी, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभव इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज संधारित्र के संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है हाफ CV², एक फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ Q² अपॉन में V। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें से मैच करते हैं, क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हाफ CV² है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, CV², ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हाफ QV, ये भी नहीं है। और डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, Q×V, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है कि गाउस का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। गाउस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है गॉस का नियम। ठीक है, यहाँ पर एक इनक्लोज सरफेस में जहाँ पर क्यू चार्ज होता है,
और इस सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, फाई यानी कि फ्लक्स से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, यानी कि गॉस का नियम किससे संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है। तो हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं फाई का मान क्या होता है, एक होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो भी हमने पीछे देखा। एक और होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पर ई ए क्या होता है, हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनटू एरिया होता है, और कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ई का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और जो ए का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से जो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में हमको गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमको गिवन है कि समान चिन्ह वाले आवेश। ठीक है, तो इसमें नीचे ऑप्शन क्या दिया है, आकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, स्थिर रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हम क्या जानते हैं कि जब समान आवेश होता है, समान होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत होने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। होता है, आकर्षण होता है। तो हम यहाँ पर क्या है, समान आवेश बोलता है, समान चिन्ह वाले आवेश का होता है प्रतिकर्षण यानी कि विकर्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, धारा की ऐसा यूनिट क्या है, धारा यानी कि आई, आई का सही यूनिट क्या होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट होता है, नहीं होता, ओम होता है, नहीं होता, वाट होता है, नहीं होता। ठीक है, वोल्ट किसका होता है, ये विभवांतर का होता है, ओम क्या किसका होता है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन है एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि ओम के नियम किसके बीच संबंध बताता है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी परिपथ में, अगर ये कोई परिपथ है, ठीक है, बंद इनक्लोज सरफेस है, यानी क्लोज सरफेस, सॉरी क्लोज सर्किट है। ठीक है, ठीक है, इसमें की मैंने लिया प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, इसमें कोई आर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि इसमें जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, यानी कि वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें आई का जो मान होगा वैसे वैसे बढ़ जाएगा, आई का मान, यानी कि वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सेकेंड, जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, यानी कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी और आई के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है। तो हम जानते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये तो ओम का नियम होता है। ठीक है, लेकिन हमसे एसआई यूनिट पूछा है, तो आर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, क्या होता है, ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, कि पहला अगर लंबाई पर निर्भर करता है, अंतप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। ठीक है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, जहाँ पर रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, और एल क्या होता है, लंबाई होती है, यानी प्रतिरोधकता है, लंबाई है, और ए है यानी कि एरिया है। तो पहला क्या है, रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एक सेकेंड, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। ठीक है, यानी कि आर जो है लंबाई पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो रो होता है वो प्रतिरोधकता, यानी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, उसके क्वालिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि पदार्थ पर भी निर्भर करती है। यानी कि आर जो है लंबाई पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ पर भी निर्भर कर रहा है, और ऑप्शन डी क्या हमको दिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उस सभी पर निर्भर कर रहा है, ए पर भी, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी, और सी पर भी, यानी कि पदार्थ पर भी निर्भर कर रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमको गिवन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, हम एक जानते हैं। एक फॉर्मूला और होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगला जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, यानी कि ये
शक्ति के ये तीन फॉर्मूले गिवन होते हैं हमको। तो ऑप्शन नंबर क्या है, वी आई है, यानी कि P इज इक्वल टू वी आई हमने यहाँ निकाला। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, आई स्क्वायर आर हमने निकाला। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमने वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक, ये भी निकाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जो ऊपर फॉर्मूले गिवन हैं वो सभी शक्ति के फॉर्मूले होते हैं। देखो हमको ये गिवन फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। इसमें ओम के नियम से हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, अगर i की वैल्यू पुट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन में r की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ईएमएफ की इकाई क्या होती है, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर ये धारा का है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, वोल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओम, यानी कि ये प्रतिरोध का मात्रक है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, जूल, यानी कि कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, श्रृंखला क्रम में धारा का मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बदलती है, बी क्या है, समान रहती है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, शून्य होती है, ऑप्शन नंबर डी अनंत होती है। तो हम क्या जानते हैं, जब श्रेणी क्रम में इस तरीके से दो रेजिस्टेंस या फिर दो कोई इलेक्ट्रिक अप्रेंटिस यूज होते हैं, तो इस तरीके से अगर हम क्लोज सरफेस बना दे रहे हैं, इस तरीके से, सॉरी, क्लोज सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, R1 और R2, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ से एक धारा I का मान यहाँ से इस साइड जाएगा, फिर यहाँ से वही I यहाँ पर भी जाएगा, फिर यहाँ से इस प्रतिरोध से I का मान आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी I मिलेगा, और इस प्रतिरोध से निकलेगा तो फिर भी यहाँ पर I ही मिलेगा। तो ये घूम करके I हमको, जो I यहाँ पर जाता है वही I यहाँ पर भी हमको मिल जाता है। तो क्या कहते हैं, श्रृंखला क्रम में धारा बदलती है, नहीं, वही सेम मिल रही, समान रहती है, जी हाँ। शून्य होती है, जी नहीं। और अनंत होती है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, समान रहती है, ठीक है, श्रृंखला क्रम में समान रहती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज समांतर क्रम में विभव कितना होता है, ठीक है। तो हम दो सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। एक सर्किट लेंगे, दो रेजिस्टेंस बनाएंगे इस तरीके से, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये हमने दूसरा प्रतिरोध बना लिया, ठीक है। और हमने इसको एक क्लोज सर्किट बना दिया, ठीक है, क्लोज सर्किट बना दिया। ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये R1 है अपना, और ये अपना R2 है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव कितना होता है, ठीक है। हम जानते हैं अगर I गया इस साइड से, यहाँ पर भी I पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे दो परिपथ है, दो पाथ है, ठीक है, दो अलग अलग रास्ते। तो यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, I2 जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर धारा का मान अलग अलग हो जाता है, इनकी दो रास्तों से धारा का मान अलग अलग हो जाता है, लेकिन दो सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर V होता है वो समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए क्या अलग अलग हो जाता है, नहीं, अलग अलग क्या हो जाता है, अलग अलग धारा होती है, ठीक है। धारा अलग होती है, विभवांतर सेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, शून्य हो जाता है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, समान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, समान हो जाता है, ठीक है। और अनंत हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि गिवन है हमको कि किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो कुछ पहला ऑप्शन है कि ऊर्जा संरक्षण से, आवेश संरक्षण से, संवेग संरक्षण से, शक्ति संरक्षण से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है किरचॉफ का जो पहला नियम होता है हमेशा आवेश संरक्षण के नियम को पालन करता है, ठीक है, नियम का पालन करता है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, आवेश संरक्षण के नियम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि यहाँ पर हमको गिवन है कि ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन दिया है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो याद रहे, इस पे मैंने क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है, फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक मैंने सॉल्व कराया है, जिसमें इस फॉर्मूले का भी यूज मैंने किया चैप्टर 3 में, विद्युत धारा में, ठीक है। तो उसको देख लेना एक बार। तो इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि जो RT होता है वो टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान होता है, R0 जो होता है वो इनिशियल टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान होता है, और जो यहाँ पर अल्फा गिवन है, अल्फा जो होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है,
ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। और डेल्टा टी यहाँ पर यानी कि टेम्परेचर में चेंज होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आर टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, यानी कि ताप में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, इस रिलेशन से हम देख रहे हैं जैसे जैसे टी का मान यानी टेम्परेचर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर यानी प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध घटता है नहीं बढ़ता है? जी हाँ, फॉर्मूले हमने अभी कॉन्सेप्ट से भी देखा, स्थिर रहता नहीं, शून्य हो जाता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं बी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गॉस होता है? जी नहीं। वीबर होता है? नहीं। एम्पियर होता है? नहीं। गॉस जो होता है ये भी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट होता है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होता है। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, और एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना, और दोस्तों से भी बताना, खुद भी पढ़ना, उनको भी पढ़ाना। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं क्या, टॉप 50 एमसीक्यूज को देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम टॉप 50 एमसीक्यूज को कवर करेंगे और फिर अगले चैप्टर को भी चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि चुंबकीय बल किस पर कार्य नहीं करता है? पहला है गतिमान आवेश पर, दूसरा है स्थिर आवेश पर, तीसरा है धारा वहन करने वाला चालक, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि जब क्यू स्थिर होता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जब इसकी 0 होती है तो ये क्या करता है, ई प्रोड्यूस करता है, यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब क्यू मूव करता है, यानी कि v की वैल्यू कुछ हो जाती है, v डैश, यानी कि कुछ वेलोसिटी से मूव करता है, तब ये क्या उत्पन्न करता है, E प्लस पी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन जब Q जो होता है b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एक समान वेग से चलने लगता है, यानी कि कुछ एक्सकलेरेशन यानी कि त्वरण a डैश हो जाता है, यानी कि जब Q आवेश जो Q आवेश होता है किसी त्वरण से चलने लगता है तो यह क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM W। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, चुंबकीय बल किस पर कार्य नहीं करता है? तो हम क्या जानते हैं, जब देखो जब क्यों होता है यहाँ पर किसी भी वेग से चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गतिमान आवेश पर कार्य करेगा। ठीक है, स्थिर आवेश पर देखो जब v वेलोसिटी 0 होती है तो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, b नहीं होता, यानी कि इस पर ऑप्शन नंबर जो बी है इस पर हमको चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमको गिवन है कि धारा वहन करने वाला चालक, ठीक है, इस पर भी लगता है चुंबकीय बल और इलेक्ट्रॉन पर भी लगता है, लेकिन जब आवेश स्थिर हो जाता है उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। यहाँ पर हमने देख लिया, जब क्यों 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ई का जो मान होता है सिर्फ ई होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब v इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जब स्थिर होता है सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब किसी वेलोसिटी से चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि किसी एक्सेलरेशन यानी त्वरण से चलने लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है आवेशित कण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23, ये फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मोटर से संबंधित है। तो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन की बायां हाथ का नियम तुमको पता चल गया मोटर से है, तो दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? दाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, मैं देखूंगा, सभी का रिप्लाई करूंगा, आपका सही रहेगा तो आपको बताऊंगा, अगर गलत रहेगा तो भी उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए है तो दाहिने हाथ का नियम किसके लिए है? ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, या फिर बंद वक्र होती हैं, खुली वक्र होती हैं, सीधी वक्र होती हैं? सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखा, ठीक है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो या विद्युत क्षेत्र रेखा हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, दोनों याद रहे, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और बंद वक्र होती हैं, खुली वक्र होती हैं, या फिर सीधी होती हैं। ठीक है, ये देखना है। अगर मैं एक मैग्नेट ले लूं इस तरीके से, एक मैग्नेट मैंने ले लिया, एक सेकंड पहले ऊपर वाले को इरेज कर दूं मैं, ये स्पेस बन जाए हमको। ठीक है,
समझाने के लिए ये भी। अगर हमने एक मैग्नेट ले लिया, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती हैं, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के अंदर प्रवेश करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के अंदर प्रवेश करेंगी, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ निकलती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं, और बंद वक्र होती हैं इस तरीके से, क्योंकि फिर ये साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाती हैं, यानी कि ये क्लोज लूप बनाती हैं, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होती, यानी कि ब्रेक ब्रेक नहीं होती, ठीक है, यानी कि हर जगह पर ये कंटिन्यूअस होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं कभी नहीं, मैंने अभी ऊपर बताया ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा ना वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दूसरा बंद वक्र होती है, जी हाँ ये बंद वक्र होती है, तीसरा खुली वक्र होती नहीं, सीधी होती है नहीं, ठीक है, वक्र होती है, यानी कि कर्व बनाते हुए जाती है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी बताना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि विद्युत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है। पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा, या फिर एकल द्विध्रुव जैसा, या संधारित्र जैसा होता है। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें दो पोल होते हैं, उसपे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, अगर मैं पृथ्वी बना दूं, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से एक मैग्नेट की तरफ व्यवहार कर रही है ना, मैग्नेट क्या होता है जिसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है कि लॉरेंज बल कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों में, या फिर किसी में नहीं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पहले, लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है। लॉरेंज बल अगर हम उसको एफ से कंसीडर करते हैं, लॉरेंज बल इज द सम ऑफ, याद रखना, लॉरेंज बल जो होता है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल का समीशन होता है, यानी कि चुंबकीय विद्युत बल क्या होता है क्यू डॉट वेक्टर ई प्लस चुंबकीय बल क्या होता है क्यू इंटू वी क्रॉस, ठीक है, यानी कि ये लॉरेंज बल होता है, याद रखना, ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, जहां पर ये क्या होता है विद्युत बल होता है, यानी कि इसको विद्युत बल बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो लॉरेंज बल है वो तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में भी लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में भी लग रहा है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र में ही लगेगा ना, और विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में लगेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जिसका लॉरेंज बल कार्य कहाँ करता है, केवल विद्युत क्षेत्र में नहीं, विद्युत क्षेत्र में सिर्फ विद्युत क्षेत्र में नहीं लगता, केवल चुंबकीय क्षेत्र में तो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में भी नहीं लगता, दोनों में तो हाँ, दोनों में लगता है, क्या दोनों में लगता है, कैसे लगता है अभी हमने देखा, अभी जस्ट हमने देखा ये विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, यानी कि जो लॉरेंज बल है वो दोनों में लगता है, विद्युत बल में भी चुंबकीय बल में जल बल में भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, किसी कुंडली पर चुंबकीय आघूर्ण का मान निर्भर करता हो, ठीक है, निर्भर करता है। तो पहले इस क्वेश्चन से पहले पहले आपको स्टार्टिंग में लग रहा हो कि कितनी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से आपके लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को पूरा देखना। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो इसमें पहला 20 नंबर क्या 27 क्वेश्चन नंबर क्या, किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने चुंबकीय आघूर्ण पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, m इज इक्वल टू एन आई ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। m इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण एन आई ए, जहाँ पर n क्या होता है फेरों की संख्या होती है, i क्या होता है विद्युत धारा होता है, और a क्या होता है एरिया होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, किसी कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पहला ऑप्शन है कि क्षेत्रफल पर, दूसरा ऑप्शन है धारा पर, तीसरा है कुंडलियों की संख्या पर यानी कि फेरों की संख्या पर, और ऑप्शन नंबर डी है सभी पर, यानी कि देखो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, धारा पे भी डिपेंड कर रहा है, और फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी सभी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सभी पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट आपको सभी क्लियर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। इसके पहले जब मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन होगा आपने पीछे देखा होगा, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है।
टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है, यानी कि बी का होता है। एम्पियर किसका होता है? आई का होता है। और ये ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस आर का होता है। और ये जो वहां पर हमको गिवन है ये वेबर, ठीक है, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया था मैंने, दो मैग्नेट लेकर के। इधर देखो इस तरीके से एक मैग्नेट ले लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल लिया हमने, यहाँ पे साउथ लिया। अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि जो नॉर्थ पोल से निकल करके ये साउथ पोल में जाता है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है और कहीं भी क्रॉस नहीं करती। मेरा इसमें क्रॉस बन जाए तो उसको अवॉइड करना, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास पास कहाँ होती है। यहाँ पर देखो इसके ध्रुवों पर, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है ना, जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी वो दूसरे पोल पर प्रवेश करेंगी। यानी कि जितने भी, ध्यान देना यहाँ पर, एक सेकेंड, जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर गई, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, यहाँ से यहाँ गई, ये यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर गई। तो हम देखते हैं कि इसके ध्रुवों पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय बल रेखाएं एकदम पास पास है, ठीक है, एकदम पास पास। तो जहां जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होंगी, सबसे ज्यादा क्लोज होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? ध्रुवों पर, बी के मध्य में, और सी है बाहर, और डी है कहीं नहीं। तो इसका हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इसके ध्रुवों पर, यानी कि नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पर। यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि ध्रुवों पर इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो अधिकतम हो जाएगा, मध्य में नहीं। मध्य में क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है, एक समान होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है, इस तरीके से पैरेलल होती है। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मैंने ये नॉर्थ लिया और ये साउथ, देखो यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जो होती है वो पैरेलल होती है, तो अंदर एक समान होता है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, लेकिन अधिकतम नहीं होता। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन, धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, धारा का दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? पहला क्या है? लेंज का नियम, बी क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सी क्या है? मैक्सवेल का नियम, और डी क्या है? कूलाम का नियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी मैंने इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार। तो जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम होता है ना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ में नियम में हम क्या करते हैं, अगर मान लो अगर ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है इस तरीके से, और ये थंब है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स फिंगर, ठीक है। एक सेकंड रुकना, इसको मैंने लिखा इंडेक्स, ठीक है, इसको लिखा मिडल, इसको लिखा थंब, ठीक है, समझ में आ रहा है? इंडेक्स फिंगर ये थंब है और ये मिडल फिंगर है अपना, ठीक है। तो जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है, इंडेक्स फिंगर क्या होता है? वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का डायरेक्शन को दिखाता है, और जो मिडल फिंगर होता है वो धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है वो हमको बताता है कि धारा की दिशा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फैराडे का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो फैराडे का नियम स्थिर धारा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उससे संबंधित होता है, प्रतिरोध संबंधित होता है नहीं, शक्ति संबंधित तो नहीं। फैराडे का नियम क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमको दिख रहा है जो कि है लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर है, आवेश संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर है, या शक्ति संरक्षण पर है? तो जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि जो क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पर क्या गिवन है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? डीसी करंट पर, एसी करंट पर, दोनों पर, या फिर किसी पर भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट पर, एसी यानी कि एसी पर काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि हमको गिवन है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, ठीक है, इसका औसत मान कितना होता है? तो हम जानते हैं जब एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा
इस तरीके से होती है जब वो अपना एक पूर्ण साइकिल पूरा करती है इस तरीके से, ठीक है, एक संपूर्ण साइकिल पूरा करती है, तो इसका जो औसत मान होता है वो शून्य हो जाता है। यानी कि इसका जो औसत मान हो जाता है, 1 सेकेंड, इसको हम इरेज करते हैं पहले। तो इसका जो औसत मान हो जाता है वो शून्य हो जाता है, लेकिन जब वो हाफ सर्कल होता है, ठीक है, हाफ सर्कल होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, आरएमएस हो जाता है। आरएमएस कब होता है, हाफ सर्कल पे। आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस। इसी तरह वी आर एम एस होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाता है, आई नॉट अपॉन में रूट टू, ठीक है। ये हाफ सर्कल की होता है, लेकिन जब धारा का औसत मान निकालेंगे पूर्ण सर्कल के लिए, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन में डिफाइन तो नहीं किया किसके लिए, लेकिन अगर हम इसको अगर संपूर्ण सर्कल के लिए बोलेंगे तो शून्य हो जाएगा, और अगर हाफ सर्कल के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो ये आरएमएस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, एसी का आरएमएस मान क्या होता है। देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए आरएमएस मान, यानी कि जब ऐसे प्रत्यावर्ती धारा, एक सेकेंड, प्रत्यावर्ती धारा जब इस तरीके से होती है, जब वो हाफ सर्कल पूरा करती है तो जो आरएमएस का मान होता है, कि इसमें आई के टर्म में दिया है, तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन में रूट टू, ठीक है, आई नॉट अपॉन में रूट टू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आरएमएस मान क्या हो जाएगा इसका आरएमएस मान क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आरएमएस मान क्या होगा, आई नॉट अपॉन में रूट टू। एसी का आरएमएस मान कितना होता है, आई नॉट अपॉन में रूट टू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन होता है वो हमको गिवन है कि एसी में शक्ति गुणांक, एसी में शक्ति गुणांक होता है, क्या होता है, तो हम जानते हैं पहला क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको गिवन है, तो हम क्या जानते हैं, शक्ति गुणांक P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, और इंटू क्या होता है, कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ पे एंगल चेंज है, कॉस थीटा दिया गया है, तो ये फार्मूला होता है शक्ति गुणांक का, ठीक है। इस तरीके से शक्ति गुणांक जब निकालते हैं पावर फैक्टर, आई आर एम एस होता है इंटू वी आर एम एस होता है इंटू कॉस फाइव होता है, तो यहाँ पर हमको क्या ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज शुद्ध प्रेरक में शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा, ठीक है, शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा का मान क्या होता है, वोल्टेज से आगे होता है, वोल्टेज से पीछे होता है, समान चरण में होता है, शून्य होता है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर, एक हम यहाँ पर जानते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ एक बार, इस चीज़ को अगर मैं इरेज कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो हम जानते हैं जब करंट होता है इस तरीके से, जब यहाँ पे अगर ये V का ग्राफ है, V का, यानी कि V जो है यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से अगर हम बनाते हैं ग्राफ, तो V जो शुरू होता है जीरो तो होता है और यहाँ पाई पे जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। यानी कि अगर ये V का ग्राफ है तो जो I होता है, यानी कि शुद्ध प्रेरक में अगर यहाँ प्योर L की बात की जा रही है, ठीक है, प्योर L की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो V का ग्राफ होता है इस तरीके से जाता है, और जो I का ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है। जो मैंने डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, एक सेकेंड, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ऐसे करके, यानी कि इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि ये पाई बाई टू से शुरू होता है और यहाँ पे 2 पाई तक जाता है, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, 1 सेकेंड, 2 पाई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो V होता है वो जीरो से शुरू होता है और पाई पे जाता है, और जो I होता है, I वो पाई बाई टू से शुरू होता है, यानी कि V और I के बीच में 90 डिग्री का, यानी कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, और जो आई होता है वो 90 डिग्री से लैग करता है, यानी कि शुद्ध प्रेरक में धारा जो होता है वोल्टेज से पीछे होती है, ठीक है, वोल्टेज से क्या होती है, पीछे होती है, और कितनी पीछे होती है, 90 डिग्री, यहाँ पर हमने देखा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पीछे होती है। अब हम जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर V का मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या, V नॉट साइन है ओमेगा टी होगा, ठीक है। अगर मैं V का इक्वेशन लिख दूं उस कर्व का, ठीक है, और I का क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है, यानी कि पीछे चल रहा है, वोल्टेज से पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से ये V का जो इक्वेशन हो जाएगा इस तरीके से लिखेंगे, और जो I का इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा माइनस पाई बाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की शुद्ध धारिता परिपथ में धारा पीछे होती है, आगे होती है, समान होती है, शून्य होती है। तो ये वोल्टेज के टर्म में बोला गया है, एक तरीके से वोल्टेज के टर्म में, ठीक है, वोल्टेज यानी कि विभव के टर्म में, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, तो हम इसका भी ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से अगर इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है,
अगर ये आई है, अगर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर आई जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 0 टू पाई आएगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पीछे लैग करते हुए जाता है, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये 0 है तो आगे चल के ये 270 पे मिलता है, इस तरीके से 270 डिग्री पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई/2 हो जाता है। इस तरीके से ये अगर ये आई है और ये वी है, तो जो आई होता है वो बी से आगे होता है, यानी कि जो धारा होता है वो वोल्टेज से आगे होता है, यानी कि इससे ऑप्शन नंबर 38 क्या है, शुद्ध धारा परिपथ में धारा क्या होती है, पीछे होती है नहीं, ये आगे होती है, ठीक है। सी समान होती है नहीं, शून्य होती है नहीं, ये बी आगे होती है, ठीक है। और इसका इक्वेशन भी हम लिखेंगे किस तरीके से, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको पहले इरेज करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, तो आई का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो पहले वी का लिखते हैं, ठीक है, वी का लिखते हैं, वी का क्या रहेगा, वी का हम जानते हैं, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन साइन ओमेगा टी, ये तो वी का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन आई का क्या इक्वेशन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में -पाई/2 था क्योंकि 90 डिग्री से लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आगे है, आगे है। तो आई जो आई होगा उसमें +पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक करना यार, शो सम सपोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसमें क्या हमको गिवन की ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, लगभग 100% होती है, 0% नहीं, ठीक है, 0% नहीं, लेस देन 0% वो भी नहीं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 100% नहीं, लेस देन कितना 100% नहीं, ठीक है। तो लगभग कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। इसकी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या, प्रेरित ईएमएफ का कारण, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ का कारण क्या होता है, धारा होती है नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन, जी हाँ, प्रतिरोध नहीं, शक्ति नहीं, यानी कि जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे उसी तरह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता रहेगा। प्रेरित धारा ईएमएफ का मान फ्लक्स के परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमको गिवन है कि ईएम की ईएम तरंगे खोजी कितनी, ईएम तरंगे मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसने खोजी थी, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन नहीं, मैक्सवेल ने नहीं, हर्ट्ज ने, हाँ हर्ट्ज ने खोजा था, आइंस्टाइन ने नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हर्ट्ज ने इसको खोजा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो कि गिवन है, ईएम तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, यांत्रिक तरंगे होते हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। जो ईएम तरंगे यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अगर मैं अनुप्रस्थ तरंगे का ग्राफ बनाऊं इस तरीके से आइडिया देने के लिए, अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस तरीके से चलती हैं मीडियम में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जो पीक पॉइंट होता है उसको शिखर बोलते हैं, शिखर, ठीक है। जो ये नीचे का पॉइंट होता है इसको गर्त बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, इसको इसको इस एरिया को आयाम बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट के बीच में, याद रखना, इस पीक पॉइंट से इस पीक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो इसको ये अनुप्रस्थ तरंगों का ये ग्राफ है, ठीक है। तो 42 ईएम तरंगे क्या होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 43, ईएम तरंगों के माध्यम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए हाँ वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जो सन से लाइट आती है उसको मीडियम की आवश्यकता होती है, नहीं नहीं, वो कहाँ से आता है, वैक्यूम से आता है, ठीक है, वैक्यूम यानी कि निर्वात से आता है, ठीक है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन गिवन है हमको, दैट इज प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो हम क्या जानते हैं, सी इज इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लाइट चलती है भाई निर्वात, ठीक है। एयर में और निर्वात में सेम कंसीडर किया जाता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट इसका हो जाएगा जो कि गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ये सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंग है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंग है। तो पहला क्या है, रेडियो है, दूसरा क्या है, माइक्रोवेव, तीसरा एक्सरे है, तीसरा और चौथा क्या है, गामा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंगे क्या होती है, वो गामा रेज होती है, गामा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे एनर्जी में, सबसे ज्यादा ई इज इक्वल क्या होता है, गामा, जी फॉर गामा। ठीक है, और सबसे कम कितनी होती है, सबसे कम किसकी होती है, गेस 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 करो, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेडियो की होती है। ठीक है, रेडियो की होती है। और यहाँ पर लेमडा और ई में एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक है, एच सी अपॉन में लेमडा, ये रिलेशन होता है। जैसे जैसे ई बढ़ेगा लेमडा का मान कम होगा। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन पता चल रहा है कि जो गामा की एनर्जी होती है, एनर्जी जो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन लेमडा जो होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो इन चारों में जो लेमडा होगा वो गामा का सबसे कम होगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य गामा का सबसे कम होगा, और रेडियो का सबसे ज्यादा होगा, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, याद रखना, यानी कि एनर्जी सबसे ज्यादा गामा की रहेगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहेगा, और रेडियो की एनर्जी सबसे कम रहेगी, लेकिन लेमडा का मान ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 का भी आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 46, कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। देखो अभी हम पढ़ के आए कि ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक है, यानी कि एनर्जी जो होता है ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेमडा के। ठीक है, यानी कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा। तो हम जानते हैं गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसकी लेमडा का होगा कम होगा। और रेडियो का एनर्जी सबसे कम है, यानी कि रेडियो की एनर्जी कम है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है, तो इसका लेमडा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इसमें क्या है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो गामा का हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ के हम आए हैं, तो गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लेमडा क्या होगा, इसका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक करना यार, शेयर करना। ठीक है, वीडियो क्लास तो जरूर देखो। सो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो कि दैट इज मोबाइल के संचार में उपयोग होती है। कौन सी तरंगे मोबाइल के संचार में उपयोग होती है। पहला रेडियो तरंगे है, दूसरा माइक्रोवेव है, तीसरा यूवी रेज है, और तीसरा चौथा एक्स रेज है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मोबाइल का जो संचार में उपयोग होता है माइक्रोवेव होती है। ठीक है, माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि माइक्रोवेव जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है कि मोबाइल में तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गामा से नहीं, अवरक्त तरंगे किससे होती है, हीट, गर्मी, यानी कि हीट से संबंधित होती हैं। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अवरक्त तरंगे किससे संबंधित होती हैं, गर्मी से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये अपना फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। तो दृश्य प्रकाश की तरंग सीमा कितनी होती है। तो हम क्या जानते हैं, इसकी क्या होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर, 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम उसके टर्म में भी जानते हैं, लैम्डा के टर्म, यानी कि वेवलेंथ के टर्म में जानते हैं। तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं कि लैम्डा के टर्म में क्या होता है, 39 एंगस्ट्रॉम में होता है, सॉरी एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये वेवलेंथ होता है, और ये भी वेवलेंथ है, लेकिन ये नैनोमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना फाइनल क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, और इस तरह के और एमसीक्यू की वीडियो चाहिए होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के भी हो, उसके मैं लेकर आऊँगा। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया, जिसमें भी डाउट हो आपको, उस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। और जुड़े रहिए चैनल से। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।